अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हमने डिटेल से पढ़ लिया कि किस तरह से मियोसिस डिवीजन होती है और मियोसिस के रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है। सबसे पहली बात कि वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशंस आती हैं मियोसिस की वजह से। मियोसिस जब हमने पढ़ी डिवीजन, हमने उसमें देखा कि उसमें होता है एक फिनोमिनन जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के रिज़ल्ट में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो नए क्रोमोसोम्स बनते हैं उनके पास वेरिएशन आ जाती है। उनका जो जीनोम है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उनमें अब उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन, जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। और दूसरी चीज़ जो है वेरिएशन और मॉडिफिकेशन की जो रीज़न है वो है रैंडम असॉर्टमेंट। रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब होता है, असॉर्टमेंट का बेसिकली मतलब होता है क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग होना। और हमें पता है जो एनाफेज की स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से फाइनली सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो सेपरेशन हुई है ना, ये जो असॉर्टमेंट हुई है वो रैंडम होती है। रैंडम होने का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं 23 होमोलोगस पेयर्स थे, जिसमें 23 मेल क्रोमोसोम्स और 23 फीमेल क्रोमोसोम्स हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जब एनाफेज पे वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं और जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 23 मेल क्रोमोसोम्स एक में गमीट में चले जाएं और 23 फीमेल क्रोमोसोम्स इकट्ठे एक डॉटर सेल में चले जाएं। ठीक है, बल्कि क्या होता है, उनकी असॉर्टमेंट होती है रैंडम, उनकी सेपरेशन रैंडम होती है। एक डॉटर सेल के पास कुछ मेल कुछ फीमेल क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरे डॉटर सेल के पास आधे मेल और आधे फीमेल क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो उनकी सेपरेशन हुई, असॉर्टमेंट हुई, वो रैंडम हुई। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी कि 23 मेल ने एक ही डॉटर सेल में जाना है, 23 फीमेल ने एक ही डॉटर सेल में जाना है। तो ये क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट का जो फिनोमिनन होता है मियोसिस के अंदर, ये बेस है वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए। कि यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जीनोम हैं, उनमें वेरिएशंस आती हैं, उनमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये ही बेस हैं एवोल्यूशन की। हम कहते हैं ना कि एवोल्यूशन के ज़रिए विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व करती हैं, वो चेंज होती हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, उनमें वेरिएशंस आती हैं, वो पहले से बेहतर बनती हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस आती हैं ये हमेशा बेहतरी के लिए होती हैं। ठीक है, इससे हमेशा फ़ायदा होता है स्पीशीज़ को। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से, इवन जो पेरेंट्स के अपने ही ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उनसे डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से जो सिबलिंग्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती, रैंडम असॉर्टमेंट ना होती, तो जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे ना होते, उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी चेंज ना हुआ होता। ठीक है, तो ये जो टाइम के साथ साथ स्पीशीज़ जो हैं वो बेटर होती चली जाती हैं, उनमें अच्छी क्वालिटीज़ आती है। ये सब होती हैं वेरिएशंस की वजह से, जो चेंजेस आती हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंस है मियोसिस की वो है क्रोमोसोमल नंबर्स को मेंटेन करना जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, हमें पता है कि मियोसिस होती है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे और स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। यहाँ पे मिस्टेकनली स्टोर लिखा गया है तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन जो एनिमल्स के अंदर होती है और स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर जब होती है, यानी कि जब वो रीप्रोड्यूस करते हैं, तो इस दौरान इस टाइम पे होती है मियोसिस, जिसके रिज़ल्ट में जो गैमीट्स बनते हैं यानी कि एग और स्पर्म बनता है, और जो स्पोर्स बनते हैं वो सब होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस के रिज़ल्ट में हमें पता है जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ, और वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि वही गैमीट्स जब फर्टिलाइजेशन के ज़रिए फ्यूज़ करेंगे तो उनके रिज़ल्ट में जब ज़ाइगोट बनेगा तो ज़ाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर फिर से 2n हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोमल नंबर रीस्टोर हो जाएगा। अगर मियोसिस ना होती और गैमीट्स भी डिप्लॉयड ही होते तो गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से जो ज़ाइगोट बनता उसमें क्रोमोसोमल का नंबर 4n ना हो जाता। ठीक है, तो मियोसिस जो है ये ही
इसकी इम्पोर्टेंस है क्रोमोसोमल के नंबर को हर आने वाली जनरेशन में सेम रखता है, रीस्टोर करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। अगर मियोसिस ना होती तो एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन आती उसमें क्रोमोसोमल का नंबर डबल हो जाता, उससे जो अगली जनरेशन आती उसमें क्रोमोसोम का नंबर उससे भी डबल हो जाता, ठीक है। तो मियोसिस की इम्पोर्टेंस है क्रोमोसोमल नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मियोटिक एरर्स के बारे में, मतलब मियोसिस के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्रोमोसोमल नंबर है वो चेंज हो जाता है और ये डिजीज़ कंडीशंस होती हैं। मियोटिक एरर्स जो हैं ये बेसिकली होते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से। और नॉन डिसजंक्शन हम किसको बोलते हैं कि क्रोमोसोम का आपस में, डिसजंक्शन का मतलब होता है, जिससे असॉर्टमेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना, तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स का ठीक से प्रॉपरली एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाना, ठीक है। तो मियोटिक एरर्स जो है ये हमेशा होते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से। अब नॉन डिसजंक्शन जो है यानी कि क्रोमोसोम एक दूसरे से ठीक से अलग नहीं हो पाए एनाफेज के दौरान, ये मियोसिस 1 के दौरान भी हो सकती है और मियोसिस 2 के दौरान भी। हमें पता है मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं, पहली जो है उसको हम बोलते हैं मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2। तो पहली जो डिवीजन होगी यानी एक सेल में जब मियोसिस 1 होगी तो वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा और उन्हीं 2 सेल्स में होगी मियोसिस 2 और वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है मियोसिस 1 के दौरान, हमें पता है सबसे पहला जो एक सेल हमने ड्रॉ किया है पेरेंट सेल को आप देख लें, उसमें बाइवेलेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसने हमने मियोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो हैं वो बाइवेलेंट की फॉर्म में या टेट्रेड की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, एक पेरेंट का और एक मेल का और दूसरा फीमेल का, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों अपनी अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स और उनके 4 क्रोमेटिड, जिसको हम बाइवेलेंट या टेट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब मियोसिस 1 के रिजल्ट में इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने होना था एक दूसरे से सेपरेट, लेकिन क्या हुआ, सेपरेट होके जो 2 डॉटर सेल्स बने थे दोनों के पास एक एक क्रोमोसोम चला जाना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो बाइवेलेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाया, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बाइवेलेंट एक डॉटर सेल के पास चला गया और दूसरे डॉटर सेल को उस पेयर का कोई क्रोमोसोम नहीं मिला। हमें पता है कि 23 बाइवेलेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, 23 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, जिनमें से एक पेयर की हम बात कर रहे हैं कि लेट सपोज कि एक पेयर में जो है वो नॉन डिसजंक्शन हो गई है, ठीक है। बाकी 22 जो पेयर्स हैं वो नॉर्मली सेग्रीगेट कर रहे हैं या नॉर्मली वो अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। बाकी जो 22 पेयर्स हैं वो सब एक दूसरे से ठीक से अलग हो गए, लेकिन जो 23rd वाला पेयर है वो ठीक से सेपरेट नहीं हो पाया और पूरे का पूरा जो बाइवेलेंट है वो चला गया एक डॉटर सेल के पास और दूसरे डॉटर सेल को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मतलब उसके पास वो 22 क्रोमोसोम तो आ गए लेकिन 23rd वाला उसके पास नहीं आया, इसका मतलब है कि उसके पास 22 क्रोमोसोम रह गए, ठीक है। और जिसको पूरा के पूरा बाइवेलेंट मिल गया उसके पास 24 हो गए, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, मियोसिस 2 में वही क्रोमोसोम, जिस डॉटर सेल को तो कोई क्रोमोसोम नहीं मिला, ठीक है, उसका तो नंबर हो जाएगा n-1, n मतलब 23 और 2n मतलब 46 होता है, ये हमें बात पता है, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल्स बने होंगे वो होंगे n-1, ठीक है। दोनों डॉटर सेल्स होंगे n-1, ठीक है, यानी कि 23-1 यानी कि 22 क्रोमोसोम्स होंगे उन दोनों डॉटर सेल्स के बाद। लेकिन जिस डॉटर सेल को पूरा बाइवेलेंट मिला था उसके रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 के बाद, उनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे n+1, ठीक है। जिसके पास पूरा बाइवेलेंट गया था उसके रिज़ल्ट में जो 2 डॉटर सेल्स आए थे वो n+1 है, यानी कि 23+1 24 क्रोमोसोम्स हैं उनके पास। लेकिन जो दूसरे डॉटर सेल्स थे वो हैं n-1, दोनों ही n-1 है, n-1 मतलब 22 उन दोनों के पास क्रोमोसोम्स होंगे। दूसरी तरह की जो नॉन डिसजंक्शन होती है वो होती है मियोसिस 2 के दौरान। मियोसिस 1 तो नॉर्मली हो गई, मियोसिस 2 के दौरान क्रोमोसोम ठीक से सेग्रीगेट नहीं कर पाते। अब क्या होता है मियोसिस 1 में देखें कि दोनों जो बाइवेलेंट है उसके दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से नॉर्मली सेपरेट हो गए हैं, ठीक है।
अब जो 2 डॉटर सेल्स आए हैं उनमें से एक डॉटर सेल तो ठीक से डिवाइड कर रहा है मियोसिस 2 के दौरान भी, जिसमें ब्लू वाला क्रोमोसोम है उसमें आप देखें उसने जब मियोसिस 2 की तो उसके रिजल्ट में जो 2 डॉटर सेल्स बने उन दोनों को एक एक क्रोमोसोम मिल गया, मतलब ये प्रॉपर एन 23 क्रोमोसोम्स ही इनके पास होंगे। लेकिन जो दूसरा डॉटर सेल है अब वो मियोसिस के दौरान, जिसमें ग्रीन वाला क्रोमोसोम है, मियोसिस 2 के दौरान वो ग्रीन क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से सेपरेट नहीं हो पाया सेंट्रोमेयर से, और फिर से जो 2 डॉटर सेल बने एक के पास दोनों क्रोमोसोम चले गए और दूसरे वाले के पास कोई क्रोमोसोम नहीं आया। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम होगा, एक डॉटर सेल होगा n+1 जिसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। n+1 मतलब 23+1 = 24 क्रोमोसोम होंगे उसके पास, और जो दूसरा डॉटर सेल होगा जिसके पास क्रोमोसोम नहीं आया वो होगा n-1 यानी कि 22-1 और 23-1 और उसके पास होंगे टोटल 22 क्रोमोसोम्स। तो नॉन डिसजंक्शन जो है वो मियोसिस 1 के दौरान भी हो सकती है, जिसमें बाइवेलेंट्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें से जिनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया उनके पास 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और जिनके पास जो है वो क्रोमोसोम नहीं गया वो उनके पास 22 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, और मियोसिस 2 के दौरान भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है, जिसमें भी एक डॉटर सेल के पास जो है वो 22 क्रोमोसोम और दूसरे के पास 24 क्रोमोसोम, यानी कि एक के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया और दूसरे के पास मिसिंग क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं मियोटिक एरर्स जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम ठीक से सेपरेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक डॉटर सेल के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया और दूसरे के पास कम हो गया। ठीक है, ये तो हमने बात की कि अगर 23 पेयर्स में से एक पेयर पे नॉन डिसजंक्शन हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पे 2 पेयर्स में नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो फिर जो कुछ डॉटर सेल्स के पास 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरे डॉटर सेल्स के पास 2 कम क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसी तरह से ये नॉन डिसजंक्शन जो है वो 3 क्रोमोसोम्स पे भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा पे भी हो सकती है। तो जितने ज़्यादा क्रोमोसोम्स पे नॉन डिसजंक्शन होगी, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा कि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें से किसी के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले गए हुए होंगे, किसी के पास जो है वो मिसिंग क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता है कि जो 23 पेयर्स हैं, होमोलोगस पेयर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से 22 ऑटोसोमल होते हैं और 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल मतलब वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, और सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो हम कहते हैं कि फ़ीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है और मेल से वाई क्रोमोसोम आता है। ठीक है, तो वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो 23rd वाला जो पेयर होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, लेकिन जो बाकी 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। तो ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम का जो होमोलोगस पेयर होगा उसके ऊपर भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉन डिसजंक्शन हो तो फिर ऐसे गैमीट के रिजल्ट में ऐसे डॉटर सेल जिसके पास एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम है या मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम है, तो वो जब फर्टिलाइजेशन करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा तो उसकी सेक्स जो है वो इफ़ेक्टेड नहीं होगी, जो न्यू इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो उसकी सेक्स इफ़ेक्टेड हो सकती है। ठीक है, 3 तरह के मियोटिक एरर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे नॉन डिसजंक्शन होती है। ठीक है, मतलब हमने जो कहा कि 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम के पेयर हैं, उनमें से एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर नॉन डिसजंक्शन होगी। वो कौन सा होता है? 21st क्रोमोसोम या 21st होमोलोगस पेयर। 23 टोटल होमोलोगस पेयर्स है ना, तो उनमें से जो 21st है, 21वां होमोलोगस पेयर होगा, उसके ऊपर नॉन डिसजंक्शन होगी। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो गमीट बनेगा उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो टोटल 47 क्रोमोसोम्स नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो 46 + 1 जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, तो टोटल जो डाउन सिंड्रोम जिन इंडिविजुअल्स में होता है उनके पास टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो डाउन सिंड्रोम में जो नॉन डिसजंक्शन होती है ये होती है ओवा में, यानी कि एग में। ठीक है, एग में भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है और स्पर्म में भी, लेकिन यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के केस में कहाँ पे हो रही है? एग में।
ठीक है। अब ये जो सिंड्रोम है कहता है कि ये मदर की एज से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जो यंग मदर्स होती हैं उनके अंदर डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो मदर्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि वो कह रहा है कि अगर जो टीन एजर मदर है तो उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस हैं वो 1 बाय मैनी थाउजेंड्स, यानी कि मैनी थाउजेंड्स वुमेन में से सिर्फ एक वुमेन में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। यानी कि वो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगी, जिसको बर्थ देगी, उसमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है, सिर्फ 1 इंटू मैनी थाउजेंड्स। लेकिन जो मदर है उसकी 40 एज है, 40 ईयर्स एज है उसकी, उसमें कितने चांसेस हैं? 1 बाय 100। और जो 45 ईयर्स की मदर होगी उसमें 1 बाय 3। ठीक है, यानी कि हर 3 में से एक मदर में चांसेस होंगे कि वो जो किसी न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देगी उसमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है। यानी कि ये चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो टीन एजर मदर्स होती हैं उनमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होती है जैसे कि 45 या 45 से अबव, तो उनमें जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती हैं उनके अंदर इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने ऑब्जर्व भी किया होगा अक्सर कि हमारे इर्द गिर्द जो औरतें बहुत ज़्यादा उम्र में माएँ बनती हैं, ठीक है, यानी कि 45 ईयर्स के बाद, तो अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा हमने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रेशो होती है। ठीक है, तो फिर ये जो डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल होते हैं इनकी सिम्टम्स क्या होते हैं? इनकी ब्रॉड और फ्लैट फेस होती है। ठीक है, ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा फेस होता है इनका, फ्लैट फेस होता है इनकी, स्क्वेंट आइज़ होती हैं और ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं। प्रोट्रूडिंग टंग होती है। प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब होता है कि इनकी ज़ुबान हर वक्त मुंह से बाहर निकली रहती है। ठीक है, स्क्वेंट आइज़ का मतलब होता है कि इनकी जो आँखों के किनारे होते हैं ना वो काफ़ी थिक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल में होती है। दूसरा सिंड्रोम आ जाता है लिनफेल्टर सिंड्रोम। लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें जो नॉन डिसजंक्शन होती है वो होती है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। हमने कहा था ना कि 22 जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के पेयर्स हैं और 23rd वाला जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। तो अगर उस पेयर पे यानी कि 23rd पेयर पे नॉन डिसजंक्शन होती है, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल या गमीट बनेगा उसके पास एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जिस तरह लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है इनके पास भी 47 ही क्रोमोसोम्स हैं लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम था उनके पास एक्स्ट्रा ऑटोसोमल क्रोमोसोम था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल बना था उसकी सेक्स इफेक्टेड नहीं हुई थी। लेकिन जो लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा इस पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उनकी सेक्स इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इनके पास भी 47 टोटल क्रोमोसोम्स हैं जिन इनके पास है एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। जिस तरह से इनकी जीनोटाइप आप देखें XXY है। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है XY। ठीक है, तो इनके पास क्या है XXY। फीमेल हमें पता है कि XX होती है और मेल होता है XY। तो इनके पास XXY मतलब फीमेल वाला क्रोमोसोम भी है और मेल वाला क्रोमोसोम भी है इनके अंदर। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल होंगे जिनको लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा वो कहते हैं उनकी फिनोटाइप तो मेल जैसी होती है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि उनकी अपीयरेंस, वो दिखने में तो मेल जैसे होते हैं, फिनोटाइप उनकी मेल जैसी है, लेकिन उनके लार्ज ब्रेस्ट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, ओबेसिटी उनमें मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा होता है ऐसे इंडिविजुअल्स में। इनकी टेस्टिस स्मॉल होती हैं और विद नो स्पर्म, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती उनकी टेस्टिस में। ठीक है, मतलब ये इनफर्टाइल होते हैं। जब वो स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे तो क्या वो आगे से रिप्रोडक्शन कर पाएंगे? ठीक है, तो बेशक उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन वो इनफर्टाइल है, स्टीराइल है। ठीक है, तो ये जो लिनफेल्टर सिंड्रोम है इसकी जीनोटाइप्स काफ़ी हो सकती हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के ऊपर भी नॉन डिसजंक्शन हो सकती है। तो इनकी फिनोटाइप जो है वो इनके पास 48 क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 47, जिस तरह से 48 में XXXY मतलब 2 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है या फिर 3 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स हैं। 47 में आप देखें XYY या 2 एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो केसेस हो सकते हैं लिनफेल्टर सिंड्रोम के।
थर्ड वाला जो सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हम कहते हैं कि मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो एक डॉटर सेल ऐसा था जिसके पास क्रोमोसोम नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब है उनके पास मिसिंग क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम और लिनफेल्टर सिंड्रोम में तो हमने एडिशनल क्रोमोसोम की एग्जांपल पढ़ी ना, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होगा उनके पास मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है। इसके मतलब है कि उनके पास टोटल 45 क्रोमोसोम होते हैं। 46 नॉर्मल में होते हैं, तो एक मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि 45 क्रोमोसोम्स हैं इनके पास, ठीक है। तो ऑटोसोमल तो क्रोमोसोम इनके पूरे हैं, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम के पेयर होते हैं ना, 22 पेयर मतलब टोटल 44 क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो इनके पास पूरे हैं 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, लेकिन जो एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में हमें पता है कि एक्स होती है उनके सेक्स क्रोमोसोम की कंडीशन, ठीक है, एक्स उनकी जीनोटाइप होती है, तो इनके पास सिर्फ एक ही एक्स है, जो दूसरा एक्स था वो इनके पास मिसिंग है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल के पास टोटल 45 क्रोमोसोम होते हैं और इनके पास एक सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ऐसे जो इंडिविजुअल है ये मोस्टली तो प्रेगनेंसी को ही सर्वाइव नहीं कर पाते और अबॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अबॉर्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी को सर्वाइव नहीं कर पाते, ये पैदा ही नहीं हो पाते। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल प्रेगनेंसी को सर्वाइव कर लेता है तो उसकी सिम्टम्स उसमें क्या होते हैं कि उसकी फ़ीमेल अपीयरेंस होती है, लेकिन शॉर्ट स्टेचर होता है उनका, मतलब उनका कद बहुत छोटा होता है। वेब्ड नेक होती है। वेब्ड नेक मतलब अक्सर हमने लोगों की नेक नोटिस की होगी कि काफ़ी मोटी गर्दन होती है, ठीक है, तो इनकी जो नेक है वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए हम उसको वेब्ड नेक कहते हैं। और इनमें ओवरीज नहीं होती, ठीक है, फीमेल अपीयरेंस तो है लेकिन ओवरीज नहीं है, मतलब ये भी स्टीराइल है। और इनमें जर्म सेल्स भी नहीं होते, जर्म सेल जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेशक इनकी फ़ीमेल की जैसी अपीयरेंस है लेकिन ये स्टीराइल इंडिविजुअल्स होते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं।